तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र रेड्डी के आवास पर जाकर उन्हें पार्टी में शामिल होने को आमंत्रित किया। आगामी संसदीय चुनावों में भाजपा से महबूबनगर लोकसभा सीट की उम्मीद के कारण जितेंद्र रेड्डी परेशान है। यह टिकट पूर्व मंत्री डी.के. अरुणा को आवंटित किया गया है। इससे जितेंद्र रेड्डी बेहद नाखुश है। इसी क्रम में मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और एमएलसी पटना महेंद्र रेड्डी के साथ सीएम रेवंत रेड्डी खुद उनके आवास पर गए और उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी बीजेपी को झटका देने की संभावना है। प्रचार ऐसे चल रहा है मानो वह भी कांग्रेस में शामिल होने की इच्छुक हो। बीजेपी ने कल शाम अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें डी.के. अरुणा को महबूबनगर आवंटित किया गया है। इस सीट से जितेंद्र रेड्डी भी चुनाव लड़ने इच्छुक है। जितेंद्र रेड्डी ने 2014 में बीआरएस से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि विधानसभा की मंजूरी से टीएस को टीजी में बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली केसीआर सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को दबा दिया था। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान सभी ने टीजी लिखा था। उन्होंने कहा कि बीआरएस के सत्ता में आने के बाद तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को काले रंग में लिखकर टीएस के रूप में दिया गया। पोन्नम ने कहा कि सत्ता में आने के बाद विधानसभा के संकल्प के अनुसार तेलंगाना के लोगों की इच्छाओं के अनुसार टीएस को टीजी में बदल दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्र को भी पत्र भेजा गया है। कल से पंजीकृत सभी वहां टीजी पर होंगे। बाद में मंत्री पोन्नम प्रभाकर गौड़ ने एसोसिएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स के तत्वाधान में तैयार किए गए वर्ष 2024 के डायरी कैलेंडर का अनावरण किया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार, महासचिव श्रीनिवास रेड्डी, आयोजन सचिव मार्गन रविंदर, उपराष्ट्रपति कोंडैया मल्लैया और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने रहमत नगर मंडल हबीब फातिमा नगर का दौरा किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कई विकास कार्यों की शुरुआत की। तेलंगाना राज्य भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने आज रहमत नगर डिवीजन और हबीब फातिमा नगर में बिजली बोरेवर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गर्मियों में ताज़े पानी की आपूर्ति की किसी भी समस्या के बिना बिजली बोरवेल स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी विकास कार्य किए जाएंगे। अगर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बंडी संजय कुमार संसदीय चुनाव जीतते हैं तो यह निश्चित है कि वह नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे। पार्टी के सांसद उम्मीदवार एन रघुनंदन राव ने कहा कि दुब्बा का पहला चुनाव था जिसने साबित किया कि बीआरएस, जिसका राज्य में कोई विरोध नहीं है, को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब वह उस चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए तो लड़ने और जीतने वाले नेता संजय थे। यह उतना ही सच है कि सूरज पूर्व में उगता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, यह भी उतना ही सच है। मेडक भाजपा उम्मीदवार के रूप में रघुनंदन राव की घोषणा के मद्देनजर उन्होंने संजय से मुलाकात की, जो चोपाडांडी निर्वाचन क्षेत्र के बोयनीपल्ली मंडल में जनहित यात्रा निकाल रहे थे। इस अवसर पर रघुनंदन राव ने संजय के साथ बोयनपल्ली मंडल के केंद्र में बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों के साथ भाषण दिया। बीआरएस को लगातार झटके लग रहे हैं। पूर्व मंत्री और मेडिकल बीआरएस विधायक मल्ला रेड्डी ने आज कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मुलाकात की। अपने दामाद विधायक मेरी राजशेखर रेड्डी और अपने बेटे भद्रा रेड्डी के साथ बेंगलुरु गए। मल्ला रेड्डी ने वहां कांग्रेस नेता से मुलाकात की। हाल ही में यह ज्ञात हुआ है कि अधिकारियों ने मल्ला रेड्डी के दामाद के कॉलेज भवनों को ध्वस्त कर दिया। तालाब पर अतिक्रमण करने के आरोप में इन्हें ध्वस्त कर दिया गया। प्रचार ऐसे चल रहा है मानो मल्ला रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह कर्नाटक के नेता के जरिए प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि उन्हें पार्टी में शामिल करने को लेकर तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं का विरोध है। हाल ही में मल्ला रेड्डी ने साफ किया है कि वह पार्टी नहीं बदल रहे हैं। इस बीच बेंगलुरु जाना और मिलना चर्चा का विषय बन गया है। बीआरएस के नेता और ट्रेड यूनियनों के जेएसी के पूर्व अध्यक्ष देवी प्रसाद ने कहा कि भले ही कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 100 दिन हो गए हैं, लेकिन किए गए वादे लागू नहीं किए जा रहे हैं। कई वादे करने और आधा अधूरा मन दिखाने के लिए उनकी आलोचना की गई। आरोप लगाया गया है कि पिछले दिनों हुई कैबिनेट में नौकरियों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। जब बीआरएस सत्ता में थी तो कैबिनेट में कर्मचारियों को डीए देने का फैसला लिया था। कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद भी समस्याओं को हल नहीं निकला है। कोत्तापेट डिवीजन के कमर्शियल टैक्स कॉलोनी में आज स्थानीय नेताओं ने नई ड्रेनेज लाइन का काम शुरू किया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद नैकोटी पवन कुमार ने कोत्तापेट में जल निकासी कार्यों और नए जल निकासी कार्यों का निरीक्षण किया। पवन कुमार ने कहा कि पुरानी ड्रेनेज लाइन के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जल बोर्ड के अधिकारियों ने आरिफ और दयाकर को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि नई जल निकासी लाइन का काम जनता को कोई परेशानी पैदा किए बिना जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी निरीक्षण में कमर्शियल टैक्स कॉलोनी के अध्यक्ष अंजय गौड़, विश्वेश्वर राव, सुरेंद्र, नेता सुंदर नारायण, अश्विन सिंह, कोटा तिरुमाला, महेंद्र यादव आदि शामिल हुए। पूर्व मंत्री कुंदूरू जनारेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले संसदीय चुनाव में तेलंगाना राज्य में महत्वपूर्ण सीटें जीतेगी। उनके आवास पर देवरकोंडा निर्वाचन क्षेत्र के कई बीआरएस नेता कांग्रेस में शामिल हुए। कोंडमल्लेपल्ली जेडपीटीसी सरस्वती के साथ एमपीटीसी कासैया के साथ कई वार्ड सदस्य और प्रमुख नेता बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर जाना रेड्डी ने स्थानीय विधायक बालू नाइक की मौजूदगी में उन्हें पार्टी का अंगवस्त्र ओढ़कर पार्टी में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर काम करना चाहिए और कुंदूरू रघुवीर रेड्डी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। आरटीसी के एमडी सज्जदार ने दिलसुख नगर में लॉजिस्टिक काउंटर का उद्घाटन किया। इसके हिस्से के रूप में टीएसआरटीसी लॉजिस्टिक ब्रोशर लोगो का अनावरण आरटीसी एमडी सज्जदार द्वारा किया गया। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने कहा कि टीएसआरटीसी के माध्यम से हर दिन 15,000 पार्सल जाते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 400 लॉजिस्टिक काउंटर है। सज्जनार ने कहा कि पिछले साल 60 लाख पार्सल डिलीवर हुए थे। तेलंगाना सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यकला ने कहा कि 1991 में कांग्रेस सरकार द्वारा आवंटित 189.11 एकड़ जमीन को पिछली बीआरएस सरकार ने अवैध रूप से वापस ले लिया और धोखा दिया। सूर्यकला ने कहा कि 633 जियो के अनुसार पहले वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठों को सेवा के लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाए और फिर भूखंड आवंटित किए जाएं। उन्होंने दावा किया है कि दिन के बजाय लॉटरी के माध्यम से भूखंड का आवंटन वरिष्ठों के साथ अन्याय होगा। अब जब कांग्रेस सरकार सत्ता में है तो उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस सरकार द्वारा भाग्यनगर टीएनजीओ गच्चीबौली हाउसिंग को दी गई 189.11 एकड़ जमीन को फिर से आवंटित करेगी। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस प्रभारी किचनगारी लक्ष्मण रेड्डी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान दी गई योजनाओं और वादों को तुरंत लागू करने का श्रेय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जाता है। किचनागिरी लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि पिछले शासन में भ्रष्टाचार व्यापक था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में जनता के लिए सुलभ मुख्यमंत्री, पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। उन्होंने गांवों की समस्याओं को चिन्हित कर अधिकारियों के ध्यान में लाकर जन समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी से कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया ताकि अगले संसदीय चुनाव में कांग्रेस का झंडा लहराए। किचनागिरी लक्ष्मण रेड्डी ने आश्वासन दिया है कि अगले स्थानीय निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को जनप्रतिनिधि के रूप में जिताना उनकी जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में महेश्वरम मंडल के नेता दूसरे दलों से कांग्रेस में शामिल हुए। सांसद बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने मांग की कि मेस शुल्क और छात्रवृत्ति का भुगतान बढ़ी हुई कीमतों के अनुसार करने की मांग को लेकर विद्यानगर बीसी भवन में महादीक्षा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीसी नेता वेमुला रामकृष्ण ने की और राज्यसभा सदस्य नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर कृष्णा ने भाग लिया। इस मौके पर आर कृष्णा ने कहा कि बढ़ी हुई कीमतों के हिसाब से मेस चार्ज बढ़ाया जाए और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन समस्याएं छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ाने की है। मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले जो मेस चार्ज उस समय के दामों के हिसाब से तय किया गया था, साथ ही अब भी वही स्कॉलरशिप जारी है। कुरुमा संघ के अध्यक्ष एमएलसी एग्गा मल्लेशम ने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार की 16 निगमों की स्थापना की घोषणा सुखद है और कुरुमा संघ को सरकार द्वारा स्थापित गोल्ला कुरुमा निगम पर आपत्ति है। इस पर सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में बैठक हुई। गोल्ला और कुरुमा एक ही नहीं है। कुरुमा संगम ने राज्य सरकार से अपील की कि कृपया उन्हें मान्यता न दे। उन्होंने कहा कि कुरुमा भेड़ पालन पर निर्भर हैं और विशेष रूप से इसी पर जीवित जीते हैं। गोल्ला आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से कुरुमा से आगे है और उनके रीति रिवाज भी अलग है। रंगारेड्डी जिले के शादनगर में कई गांवों में पोस्ट ऑफिस से आए सामान को बिना पहुंचाए जलाने की घटना प्रकाश में आई है। शहर के न्यू मिलेनियम टाउनशिप के पास ग्राम डाक सेवक कर्मचारी श्रीधर डाक में आए LIC दस्तावेजें और आधार कार्डों को वितरित किए बिना एक सुनसान इलाके में जला रहा था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ की कि वह क्या जला रहा है। श्रीधर के जवाब सुनकर स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश में पहली बार तेलंगाना पुलिस ने एक विशेष ईगल स्क्वाड का गठन किया है।
उनकी टीम में 2 विशेष रूप से प्रशिक्षित बाज शामिल थे। तेलंगाना के डीजीपी रवि गुप्ता अलाकार ने कहा कि इनसे ड्रोन हमलों पर लगाम लगाई जा सकती है। अब तक इन बाजों का परीक्षण मोइनाबाद स्थित प्रशिक्षण अकादमी में किया जा चुका है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के साथ ईगल स्क्वाड के प्रदर्शन की जांच की गई। जैसे आसमान में ड्रोन नजर आया, एक बाज हवा में उठा और ड्रोन को पैर से पकड़कर जमीन पर ले आया। इस बीच डीजीपी ने कहा कि देश के किसी अन्य राज्य में ऐसे प्रशिक्षित ईगल नहीं है। नीदरलैंड के बाद केवल तेलंगाना के पास ईगल दस्ता है। बताया जाता है कि राज्य में पुलिस की एक विशेष टीम 3 साल से इन बाजों को प्रशिक्षण दे रही है। डीजीपी रवि गुप्ता ने कहा कि वीवीआईपी दौरे, सार्वजनिक बैठकों और बैठकों के दौरान सुरक्षा कर्तव्यों के लिए ईगल स्क्वाड का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। बताया जाता है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग इस ईगल दस्ते की निगरानी करेगा। जुलाई 2020 के ईगल स्क्वाड के साथ प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है। विश्व किडनी दिवस के उपलक्ष्य में अपोलो अस्पताल डायलिसिस विभाग के तत्वावधान में कुक्कटपल्ली मेलिशाई टाउनशिप में एक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपोलो लाइफस्टाइल के सीईओ श्रीराम अय्यर और अपोलो हेल्थ क्लिनिक के प्रतिनिधि डॉक्टर सुधाकर राव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में भाग लेने वाले आवास परिसर के निवासियों को जागरूक किया गया। किडनी के मामले में सतर्क रहने और आहार नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। शरीर के लिए ज़रूरी पानी में दूध की आवश्यक मात्रा नियमित रूप से पीने की सलाह दी जाती है। नियमित किडनी परीक्षण कराना अच्छा है। उन्होंने कहा कि जब तक किडनी 80% तक खराब न हो जाए तब तक कोई संकेत नहीं मिलता और लक्षण अचानक तबीयत बिगड़ने और पैर में सूजन के साथ सामने आते हैं। पीड़ित कल्ला राजी रेड्डी ने एक्साइज कांस्टेबल राजी रेड्डी के खिलाफ मामले में सुरक्षा प्रदान करने के लिए रचकोंडा सीपी तरुण जोशी से संपर्क किया। उसने शिकायत की कि उसका नाम राजी रेड्डी है और उसने उसके खिलाफ अपराध किया है, जो एक स्कूल सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। पीड़ित इस बात से नाराज है कि वनस्थलीपुरम पुलिस उसे अवैध रूप से एक पुराने मामले में यह कहकर फंसाने की साजिश रच रही है कि वह एक्साइज पुलिस कांस्टेबल अब्बा राजी रेड्डी है। वनस्थलीपुरम उप निरीक्षक ने चिंता व्यक्त की कि पिछले 10 दिनों से अब्बा राजी रेड्डी उनके घर पर फ़ोन कर रहे हैं और उसके परिवार के सदस्यों को गंभीर परेशान कर रहे हैं। पीड़ित ने वनस्थलीपुरम पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उसे यह भी नहीं पता कि अब्बा राजी रेड्डी कौन है और वे उसे एक अवैध मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने मीडिया के सामने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उसे सुरक्षा नहीं मिलती तो वह आत्महत्या कर लेगा। कच्ची बावली पुलिस ने नीतू बाई नाम की महिला को गिरफ्तार किया है, जो अपने घर से गांजा बेच रही थी। हाल ही में पुलिस ने सिद्दीपेट में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि उसने नानक रामगुड़ा के नीतू बाई से गांजा खरीदा था। जब पुलिस उसके घर आई तो उस वक्त नीतू बाई के घर के सामने 15 लोग गांजा लेने के लिए लाइन में पाए गए। इसके साथ ही पुलिस ने नानक रामगुड़ा जाकर निरीक्षण किया। पुलिस को पता चला है कि वह अपने घर में 4 ग्रिल वाला मैन होल बनाकर गांजा बेच रही थी। वहीं पुलिस ने वहां मौजूद 10 गांजा पीने वालों को भी हिरासत में लिया। नीतू बाई के खिलाफ 2017 से एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज किए गए। इस दौरान नींदू थुराली से 20 किलो गांजा और 16 लाख कैश जब्त किया गया। इससे पहले जब उसे गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उनके पास 40 लाख नकद समेत 4 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की है।